वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से 55 पर जो हुआ उसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बाबा जी यही बताना चाहते हैं कि मुझे अहंकार नहीं हुआ। दूसरा, हर व्यक्ति न्याय से जीना ही चाहता है। न्याय से जीने के लिए संबंधों की पहचान, मूल्यों की पहचान और उनका निर्वाह होना जरूरी है। जैसे ही संबंध को हम समझते हैं वैसे ही मूल्य अपने आप ही बहने लगते हैं। मूल्यों का जो पालन है, मूल्यों का निर्वाह है, वो स्वतः ही होने लगता है। उदाहरण भी दिया है बाबा जी ने कि जैसे ही मैं अपने अभ्युदय के लिए जिन जिन व्यक्तियों का योगदान है उनको देखता हूं तो उनके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव आता है। आपके लिए भी एक एग्जाम्पल है अभी कि आप भी देखिए अपने उस अध्यापक को जिसने आपको यहां तक लाने में भरपूर योगदान दिया है बिना किसी स्वार्थ के। देखिए, अध्यापक को उसकी सैलरी तो मिलती है। अब बात यह है कि सैलरी लेने के बाद भी वो सभी किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं। स्कूलों में तरह तरह के अध्यापक होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये थे तो मैं यहां तक हूं। और जैसे ही आप उन व्यक्तियों को, उन अध्यापकों को उनकी तरफ देखते हैं, ये केवल अध्यापक की बात नहीं, अध्यापक तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ऐसे आपके जीवन में अनेकों अनेक व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके समाधान के लिए, सुख के लिए, आपके अभ्युदय के लिए योगदान देते हैं। अब पढ़ रहे हैं पेज नंबर 56। बाबा जी ने कृतज्ञता की बात पिछले पेज पर समाप्त की थी, वहीं से बाबा जी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहायता ना मिली। सबकी सहायता के साथ आदमी बड़ा होता है, समर्थ बनता है और प्रमाणित हो जाता है। इस क्रम में कितने भी संबंध हैं, 7 संबंध। जितने भी संबंध हैं, कितने संबंध हैं? 7 संबंध। कल हमने इन पर बात की थी। उनके मूल्य ही मूल्यांकित होने पर संबंधों की निरंतरता होती है। संबंधों की निरंतरता कब होती है? जब उनके मूल्य मूल्यांकित होते हैं, यानी उनके मूल्यों का मूल्यांकन होता है। संबंधों में मूल्य मूल्यांकित न होने पर संबंधों की निरंतरता नहीं होती। यानी अगर संबंधों में मूल्य है और मूल्य का निर्वाह नहीं हो रहा तो संबंध निरंतर नहीं बनते। सामान्य क्रम में भी जिनको हम अपना संबंधी मानते हैं उनके सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत होते हैं। परंपरागत ढंग से हम संबंधों को बल, धन, बुद्धि, आयु के आधार पर पहचानते हैं, जबकि संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, दूसरे पोषण के अर्थ में है, तीसरे संरक्षण के अर्थ में, चौथे उपयोगिता और पूरकता के अर्थ में है, पांचवें सदुपयोगिता के अर्थ में है, छठवें प्रयोजन के अर्थ में। तो अभी तक हम संबंधों को किस रूप में पहचानते हैं? वर्तमान समय में मनुष्य का जो संबंध दूसरे मनुष्य के साथ होता है वो धन, पद, बल, बुद्धि और आयु के आधार पर होता है। बाबा जी यही पहले इसकी पैरे की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो इसी बात से कर रहे हैं कि ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जिससे मेरा संबंध ना हो। सृष्टि के हर मानव के साथ, सृष्टि के हर पदार्थ के साथ, हर जीव के साथ, हर पेड़ पौधे के साथ मेरा संबंध है। ये संबंध ही पहचान में आता है। ये संबंध ही हमें सार्थक बनाता है, बड़ा आदमी बनाता है, समर्थ बनाता है, प्रमाणित भी करता है और समझदार भी बनाता है। सातों संबंधों को देख लो आप। इन संबंधों की जो निरंतरता है वो तभी हो पाती है जब इन संबंधों में मूल्यों का मूल्यांकन होता है।
अगर मूल्यांकित नहीं होते तो संबंध नहीं बन पाते, लंबे समय तक संबंध, उनकी निरंतरता नहीं बन पाती। आगे बाबा जी बता रहे हैं कि परंपरागत ढंग से हमने अभी तक जो संबंधों को समझा, हम किसी के साथ जो संबंध बनाते हैं, या तो इसलिए बनाते हैं कि वो बलवान है, या इसलिए बनाते हैं कि वो हमसे ज्यादा धनवान है, या इसलिए बनाते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, या संबंध हमारे बनते हैं समान आयु वर्ग में। हम कुछ संबंध इसलिए भी बना लेते हैं कि लोग हमसे बड़े हैं और हमने सीखा है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब उनमें मूल्यों का मूल्यांकन नहीं होता, मूल्यांकित मूल्य नहीं होते, तो वो संबंध भी लंबे समय तक नहीं चल पाते। बाबा जी क्या बता रहे हैं कि परंपरा में क्या समझा गया, धन, पद, बुद्धि और आयु के आधार पर संबंध बनते हैं, लेकिन बाबा जी बता रहे हैं कि सबसे पहले जो संबंध बनता है वो बनता है अभ्युदय के अर्थ में, यानी सर्वोत्तमुखी समाधान के अर्थ में, यानी जागृति के अर्थ। दूसरा जो संबंध बनता है वो बनता है पोषण के आधार पर, यानी मैं उसके साथ वो संबंध देख पाता हूं जो मेरे शरीर का और मेरे जीवन का पोषण कर रहा है। शरीर का पोषण वो कर रहा है मुझे संतुलित आहार देकर, भोजन देकर, और जीवन का जो पोषण है वो मुझे जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, यानी समझ प्रदान करके कर रहा है। तीसरा है संरक्षण का, यानी मेरी रक्षा का। रक्षा के अर्थ में हम संबंध को पहचानते हैं। तीसरा है उपयोगिता पूरकता का, यानी सामने वाली इकाई के साथ उसकी में मेरी उपयोगिता क्या है और वो मेरे लिए पूरक है या कैसे है उस संबंध में। पांचवें सदुपयोगिता के अर्थ में, यहां सदुपयोगिता एक परिवार के अर्थ में है। उपयोगिता जो पहले थी वो एक मानव या एक परिवार के साथ, सदुपयोगिता ये समाज के साथ है, घर के साथ, और ये प्रयोजनशीलता है, ये समस्त मानव के साथ है, पूर्ण प्रकृति के साथ। ये तीन शब्द देखने में एक जैसे ही लगते हैं, उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजनशीलता। देखने में एक जैसे, उपयोग अपने परिवार में, स्वयं में, या जो मेरे निकटतम संबंधी हैं उनके साथ। सदुपयोग इसमें देखता हूं मैं पूरे ग्राम के, पूरे समाज के रूप में, और जो प्रयोजनशीलता है ये संपूर्ण प्रकृति के उसमें है। संबंधों के लिए सर्वोपरि वरीयता प्रामाणिकता के अर्थ में है। संबंधों में सबसे पहले क्या देखा जा रहा है, किसको वरीयता दी जा रही है, प्रामाणिकता को। प्रमाण के आधार पर हर कोई संतुष्ट होता है, मूल्य जीवन सहज रूप में उद्गमित होते हैं। जैसे हम और आप जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से पहले मूल्य बहने से हमारे आपके बीच विश्वास मूल्य शुरू हो जाता है। देखिए बाबा जी जब इन 9 संबंधों की बात कर रहे हैं, मानव मानव के जो संबंध है वो 9 है, जब इन 9 संबंधों की वो बात कर रहे हैं तो पहले पेज पर बाबा जी ने बताया कृतज्ञता। और यहां बाबा जी क्या कह रहे हैं, बाबा जी यहां बता रहे हैं हम और आप जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से मूल्य बहने से हमारे बीच में विश्वास मूल्य शुरू होता है। वहां कृतज्ञता मूल्य की बात कर रहे थे कि कृतज्ञता से ही संबंधों में सबसे पहले क्या देखी जाती है, कृतज्ञता का भाव आता है। यहां विश्वास की बात कर रहे हैं, दोनों को समझना होगा, मूल्य 9 ही है। लेकिन जब एक बच्चा परिवार में पैदा होता है, अपने चारों तरफ देखता है, अपनी माता पिता के व्यवहार को, आचरण को देखता है, अपने गुरु के आचरण को देखता है। अभी तक वो गुरु तक गया नहीं है, माता पिता ही गुरु है। जब उन दोनों के आचरण को देखता है तो वो देखता है किस प्रकार मेरी माता रात रात भर जागकर मुझे सुलाने पे लगी, मेरा पोषण करने पे लगी है, मेरे शरीर का पोषण करने पर लगी। माता और पिता दोनों मिलकर
मेरे शरीर और जीवन का पोषण कर रहे हैं। पिता एक कदम और आगे बढ़कर वात्सल्य मूल्य का निर्वाह कर रहा। वो अब साथ में क्या कर रहा है? संरक्षण भी कर रहा है। मेरे पुत्र तक, मेरी पुत्री तक किसी प्रकार की कोई आपदा, पीड़ा, दुख ना पहुंचे, उसको भी देखने लगा। और यही कारण है कि कई बार परिवार में ऐसे साधन बन जाते हैं, ऐसे ऐसे जो है मौके बन जाते हैं, या ऐसे मौके तो हम क्या कहें कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब परिवार में पैसे की कमी होती है तो माता पिता अपने शौक पूरा करने से पहले बेटे बेटियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यही संरक्षण है। इस विधि से हम संबंधों में मूल्यों को पहचानने, मूल्यांकन करने और उभय तृप्ति पाने में सक्षम होते हैं। तब विश्वास मूल्य की जब शुरुआत होती है, जब हम दूसरों से मिलते हैं, दूसरों के साथ संबंध को देखते हैं, ये बाहरी मानव की, समाज में जब मानव जाता है परिवार से अलग, तब वहां शुरुआत किस चीज से हो रही है? विश्वास से। क्या बता रहे हैं बाबा जी कि इस विधि से हम संबंधों में मूल्यों को पहचानते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं और उभय तृप्ति पाने में सक्षम हो जाते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो गया? अभी तक भय और प्रलोभन के आधार पर सभी संबंधों को पहचानते रहे। उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन समाधान समृद्धि की स्थिति में आ जाते हैं। अभी तक हमारे संबंध किस रूप में है? भय और प्रलोभन। आप किसी भी मानव के साथ जब संबंध को देखते हैं या संबंध बनाते हैं, अभी संबंध बनाने वाली बात, तो ये सारे संबंध हम किस प्रकार बना रहे हैं? भय और लालच के रूप। और संबंध बना रहे हैं क्योंकि संबंधों का ज्ञान ही नहीं, संबंधों का बोध ही नहीं है कि संबंध क्या। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? संबंध बनाने में लगे हैं। किसी से मित्र मित्र का संबंध बना रहे हैं, किसी से भाई भाई का संबंध बना रहे हैं, किसी से बहन बहन का संबंध बना रहे हैं, किसी से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध बना रहे हैं। शादी में भी आप देख लो, क्या है? भय और लालच। सभी संबंधों में एक ही उद्देश्य है। और आज ऐसा समय आ गया है कि अगर कोई मुझे नमस्कार भी करता है तो एक बार दिमाग में घंटी बजती है कि ये वो व्यक्ति है जो कभी मुझे पास से देखता भी नहीं था और आज ये मुझे नमस्कार कर रहा है। कुछ न कुछ गर्ज है। ये गर्ज ही भय और प्रलोभन। हम किसी के साथ, अब देखिए इलाके में एमएलए बन गया, हम उसके साथ संबंध बनाने में लग जाते हैं। स्कूल में कोई टीचर आ गया, मेरे गांव का आ गया, तो उस टीचर के साथ हम संबंध बनाने में लगते हैं। क्यों? यहाँ पर क्या है? प्रलोभन भी है और भय भी है। संबंध बनाने से, सर आप कौन से गांव के हो? मैं भी उसी गांव का। अरे हम तो एक ही गांव के हैं। यहाँ भय से संबंध बना है, प्रलोभन भी है, मूलतः दोनों ही हैं। तो अभी तक मानव किस प्रकार से संबंध बना रहा है, उसके बारे में बाबा जी बात कर रहे हैं। भय और प्रलोभन कोई मूल्य नहीं है, और भय और प्रलोभन से समाधान और समृद्धि भी नहीं आती। और ये मूल्य नहीं है तो इनका मूल्यांकन होगा कैसे? भय के साथ प्रलोभन, प्रलोभन के साथ भय थोड़ी देर के लिए चुप होने वाली बात है। रोग तो वही का वही है। कहीं तो भय के साथ प्रलोभन दिखाई देता है, कभी प्रलोभन के साथ भय दिखाई देता है। बात घूम फिर कर वही आती, अल्टीमेटली देखा जाए तो वही। रोग वही का वही रहता है, बीमारी वही है। बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि संबंध हम बना रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं। मूल्यों का निर्वाह कब होगा? जब मैं संबंधों को पहचानूंगा। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? किसी का भी रूप, पद, धन, बल देखकर उसके साथ संबंध बना रहे हैं। और इस संबंध बनाने के पीछे भय और प्रलोभन जैसे विचार है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को यहां तक? और ये जो कहा जा रहा है, इसको अपने अंदर जांच कर देखना है। ये नहीं कि खाली इसको सुनकर बैठ गए।
अगर हमारे और आपके बीच में भी संबंध बना है तो उसमें भी एक लालच है। मुझे ये लालच है कि बच्चों को जागृत करना है और आपका ये लालच है कि हमें जागृत होना है। लेकिन देखना पड़ेगा ये लालच, इस लालच से संबंध तो बना, लेकिन क्या इस संबंध में हम मूल्यों को पहचान पाए, या हमने पहले से ही पता था कि ये बच्चे ऐसे हैं और मैंने आपको टारगेट किया और आपने देख लिया कि ये सर ऐसे हैं जो हमें थोड़ा आगे लेकर जा सकते हैं, या इसको भी देखो। कई बार लगता है कि भय और प्रलोभन है। अगर भ्रमित अवस्था में कहे तो यह सभी भय और प्रलोभन है ही। इसको जांच कर देखें। आज अगर हम एक साथ बैठे हुए हैं, ये मेरा एक विचार है, आपका क्या है इस पर विचार देखिए। आज हम यहाँ जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं वो हम संबंधों को पहचान कर इकट्ठा हुए हैं, या हम किसी भय और लालच के वश यहाँ पर इकट्ठा हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही कहा था कि हम भय और लालच से हैं। अब जांचिए इसको, यहाँ पर भय और लालच है या हमने संबंधों को पहचाना है, या हम पिता पुत्री रूप में, भाई बहन रूप में एक साथ बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा संबंधों की पहचान के कारण हुआ या किसी भय या लालच के कारण हुआ? क्या लगता है? चल, कौन बोलेगा? हम यहाँ जो 9 से 10 के बीच में बैठ रहे हैं, इसके ये जो हमने संबंध स्थापित किया है, यह भय और लालचवश है या जागृति के अर्थ में है, या यहाँ हमने संबंध को समझकर संबंध का निर्वाह कर रहे हैं? इसको देख लो, कौन जवाब देगा? अंजलि, श्याम, यस सर। क्या लगता है मैं अंजलि? बोलूं? सर भय से तो हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हमें अगर जागृति को जानना है और हमें आगे अपने जीवन को समझना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं 9 से 10 बजे। तो हमने यहाँ संबंधों को पहचाना है या संबंध बनाए हैं? अंजलि, हमने संबंधों को पहचाना है या संबंध बनाए हैं? सर आई थिंक पहचाना है हम लोगों ने। पहले पहले हम लोगों को लगता था कि हम लाइक संबंध किसी से बनाते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि लाइक हर संबंध का क्या मूल्य होता है और लाइक हर किसी का क्या मूल्य होता है, तो हमने पहचाना है आई थिंक। ठीक है, अभी संबंधों पर तुम्हारी थोड़ी सी पकड़ ढीली है, संबंधों का रिवीजन फिर से करो, बहुत बढ़िया है। श्याम, तुम बताओ बेटा। सर मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहाँ पे संबंध स्थापित, मतलब सॉरी सर, हमने संबंध पहचाना है। यहाँ पे स्थापित तो पहले से ही था, और हम लोग यहाँ पे जागृति के अर्थ में ही इकट्ठे होते हैं रोज। बढ़िया। स्नेहा, आपका नेटवर्क अभी सही है, आप भी जवाब दे सकते हैं, आपको क्या लगता है? सर यहाँ पे हमारे पास संबंध तो पहले से है ही, बस हम संबंधों में उन मूल्यों के साथ रह रहे हैं जो हमने पहले नहीं जिनके साथ हम पहले नहीं रहते थे। अब हम मूल्यों को जानते हैं, तो अब उस संबंध में हम बहुत सारे संबंधों को समझ के और हम बहुत सारे संबंधों में रह के उन्हें जी रहे हैं। बस यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे एक पिता पुत्री वाला रिश्ता भी आ जाता है, यहाँ पे एक गुरु और शिष्य वाला रिश्ता भी आ जाता है, यहाँ पे वात्सल्य भी आ जाता है, यहाँ पे ममता भी आ जाती है। तो यहाँ पे हम सारे संबंधों को समझ के जी रहे हैं। एक संबंध के अंदर ही बहुत सारे मूल्यों को बेसिकली ना जी के यहाँ पे इनको देख रहे हैं।
ठीक है, शानवी तुम्हारा क्या विचार है बेटा जी? सर हम यहाँ जागृति के उसमें आए होते हैं, ना कि लाभ और किसी भय की वजह से। और ऑफ कोर्स हम संबंध को पहचानते हैं, क्योंकि जो संबंध है वो तो हमारे साथ, मतलब किसी के भी साथ हो, लाइक कोई लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो होता ही है। बट हम उसे, अब हमें समझ आया कि हम संबंधों को पहचानते हैं, ठीक तो है, हमने पहचाना है। बढ़िया। बाबा जी ने इस पर पहली ही लाइन में लिखा है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहायता ना मिली। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए और फिर देखिए कि उसका मेरी जिंदगी में क्या योगदान। एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप में से किसी के पास भी गाड़ी नहीं है, लेकिन एक बंदा है जो पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भर रहा है। उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है, बताओ। कौन बताएगा? क्या कहा बाबा जी ने? संबंध तो है, उनको पहचानना है। तो वो व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा है, वो व्यक्ति जो पंचर की दुकान पर बैठकर पंचर लगा रहा है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है? पहचानो संबंध। सर वो संबंध जो हमें 9 संबंध पड़े थे, वहां पे एक जो लास्ट में 2 की लेवल आ जाता है, व्यवस्था के अर्थ में संबंध, और मतलब व्यवसाय आ जाता है, इस तरह संबंध आ जाता ठीक है है। जी। वो व्यवस्था के अर्थ में मैं डायरेक्ट उसके साथ संबंध कैसे समझूं? सही। देखिए, मुझे अपने आप से जोड़ना है। एक व्यक्ति जो गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन वो जिस गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है, उस व्यक्ति में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो सकता है जो स्कूल में आके मुझे पढ़ाता है। अगर वो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो हो सकता है उसकी जगह कोई और हो, कोई तीसरा हो, चौथा हो, लेकिन एक पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उस अध्यापक की गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है, या उस गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है जिसमें मेरे स्कूल का मिड डे मील आ रहा है, या उस टेम्पो में पेट्रोल या डीजल या सीएनजी भर रहा है जो मेरे स्कूल में किताबें लेकर आती है। अगर वो नहीं भरता, वो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति ही नहीं होता, तो मेरे स्कूल तक वो किताबें कैसे पहुंचती, स्कूल में वो टीचर कैसे आता? दूर दराज से मेरे घर तक पहुंचने वाला सामान, रसोई का सामान कैसे पहुंचता? तो मुझे लगता है कि पेट्रोल वाले जो पेट्रोल भर रहा है, उससे भी मेरा संबंध है। जो पंचर लगाने वाला है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मुझे पंचर की जरूरत नहीं, लेकिन वो गाड़ियों में पंचर लगा रहा है, क्योंकि उन्हीं गाड़ियों में मेरी आवश्यकता का सामान मुझ तक पहुंच रहा है। तो पंचर लगाने वाले के साथ भी मेरा संबंध है। गॉट इट? सब्जी मंडी में जो झाड़ू लेकर सफाई कर रहा है, उसके साथ भी मेरा संबंध है, क्योंकि अगर सब्जी मंडी में सफाई नहीं होगी तो मेरे घर तक जो फल सब्जियां पहुंचेंगी वो दूषित पहुंचेंगे। तो उस झाड़ू मारने वाले के साथ भी मेरा संबंध है। डीटीसी बस में जो कंडक्टर बैठा है, उसके साथ भी मेरा संबंध है, क्योंकि शाम को उसी बस में, वैसी किसी बस में बैठकर मेरे पिताजी घर तक पहुंचते हैं। हमें जब शादी में जाना पड़ता है, किसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है, तो हम उसी बस में बैठ के जाते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ भी मेरा संबंध है। अब तुम अपने संबंध के दायरे को फैला दो। बस में प्रयोग होने वाला लोहा, सीएनजी पंप पर जो पेट्रोल पंप बना है उसमें भी लोहा लगा हुआ है। तो धरती में मिट्टी से लोहा निकालने वाले व्यक्ति के साथ भी मेरा संबंध है, क्योंकि अगर वो वहां से आयरन ओर को नहीं निकालता, उसको साफ नहीं करता,
तो मेरे लिए बस गाड़ी के इंजन और घर में लोहे का सामान नहीं बन पाता। समझ में आ रहा है? ऐसे संबंध को पहचाना जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देखो 2 दिन, हर व्यक्ति की तरफ देखो। सामने वाला जो चाय वाला अंकल बैठा है उसके साथ मेरा क्या संबंध है? जो गली के कोने पर छोले कुलचे वाला बैठा है उसके साथ मेरा क्या संबंध है? और जब एक एक व्यक्ति के साथ हम संबंध को देखेंगे, संबंध को समझेंगे, संबंध को पहचानेंगे, तो उनके साथ अपने आप हमारा जो व्यवहार है वो सम्मानजनक हो जाएगा। आज अभिमान में ये जो रूप पद धन भल है, इसके अभिमान में हम जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अगर संबंध को समझेंगे तो ये दुर्व्यवहार ही विश्वास में और सम्मान में कन्वर्ट हुआ है। मुझे लगता है कि ये दुकान पर पेंट बेचने वाले से मेरा क्या संबंध है? बेचता रहे पेंट, मेरे घर में कौन सी सफेदी होनी है अभी? लेकिन नहीं, ये वो पेंट है जो दीवारों पर, सड़कों पर लगी ग्रिल पर, बस पर, रेल पर, मेट्रो पर, यही तो पेंट यूज हो रहा है। इस पेंट को बनाने वाले, बेचने वाले, सप्लाई करने वाले सबके साथ संबंध है। एक बार झांक कर देखो, पहचानो संबंधों को। मतलब तुम्हें इतनी संतुष्टि मिलेगी, अरे एक अलग ही दृष्टि खुल गई। किसी भी व्यक्ति का नाम सोचो, किसी भी व्यक्ति का नाम, कबाड़ी वाले को सोच लो, उसके साथ मेरा क्या संबंध है? कौन बताएगा कबाड़ी वाले के साथ मेरा क्या संबंध है? सर वो हमारे घर का कबाड़ा ले जाता है हमारे घर अगर से। वो कबाड़ी वाले अंकल ही हमारा कबाड़ा तो हाँ, हम वृद्धि दूसरे बच्चों तक कहाँ तक जाएगी? बढ़िया है। अगर स्कूल में देख ले, हम कबाड़ा स्कूल में अगर हम इकट्ठा करते पुराने टूटे फूटे डेस्क, आप सबके एग्जाम शीट, आंसर शीट, कितना कहां तक भरेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना? गली में एक व्यक्ति जो झाड़ू मार रहा है, या अपने स्कूल के सफाई कर्मचारी की तरफ देखो, जो हमारी क्लासों को साफ कर रहा है, बरामदे को साफ कर रहा है, कॉरिडोर में जो झाड़ू मार रहा है, पोछा मार रहा है, उसके साथ मेरा क्या संबंध? वहां देखो। अभी तक तो उसको हम एक सफाई वाला समझते थे ना, और सफाई वाला समझकर सफाई वाले की तरह ही उसके साथ व्यवहार आचरण करते थे। अब उसके साथ संबंध देखो, क्या संबंध आ रहा है। मेरी तरक्की में, मेरे अभ्युदय में, मेरे समाधानित होने में, मेरे प्रमाणित होने में उस सफाई कर्मचारी का क्या योगदान है? शानवी तुम बताओ। शानवी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताइए। रिपीट करना सर आपका क्वेश्चन एक बार। जो सफाई कर्मचारी मेरे स्कूल में झाड़ू पोछा कर रहा है, टॉयलेट को, क्लासरूम को साफ कर रहा है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है जागृति के अर्थ में? सर जो सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं उसको? वो उन संबंधों को छोड़ दो, भूल जाओ। तुम्हारी जागृति के अर्थ में उसका क्या योगदान है, उसके प्रति तुम्हें कैसी कृतज्ञता, और क्यों है कृतज्ञता? स्कूल में जो झाड़ू पोछा मार रही है महिलाएं, जो स्कूल की सफाई कर रहे हैं वो लड़के, सर वो सबसे पहले तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जहाँ हम पढ़ रहे हैं तो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी जाके एक माहौल बनता है। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि लाइक क्या कहते हैं, उस जगह को साफ रखते हैं वो लोग। और अगर वो हम लोग ना हो, 4 दिन के लिए हड़ताल कर दे तो फिर बिल्कुल भी वहां पर मतलब सफाई नहीं होगी तो कोई बैठ ही नहीं पाएगा। तो मतलब बहुत बड़ा रोल है उनका हमारी जिंदगी में, कि वो हमारे लिए सुबह सुबह मतलब इतना कुछ करते हैं, साफ सफाई वगैरह। तभी इस रोल को पहचाना है, कभी उनको इस रूप में देखा है कि ये मेरी जागृति में सहायक है, ये इस मेरे समझदार बनने में मदद कर रहे हैं? कभी देखा इस रूप में? सर
पहले तो मतलब इतना नहीं था, बट हाँ अब थोड़ा देख पा रहे हैं। अब देख पा रहे हो तो उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स सर, अगर हम जान पा रहे तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही सम्मान उनकी तरफ हमारा। जब मैं निकल रहा हूं, आप देखना, मैं इसकी अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। अगर कोई बहन या भाई पोछा मार रहा है और मैं वहां से निकल रहा हूं, तो मैं उसको सॉरी बोल के निकलता हूँ, सॉरी यार, एक स्माइल के साथ मैंने तुम्हारी मेहनत खराब कर दी। उसके साथ उसका जवाब देखो कितना प्यारा होता है, कोई नहीं सर, ये तो हमारा काम है। और मैं अगर ऐसे ही बिना उसको कुछ बोले उसके सामने से जूतों के निशान करता हुआ निकल जाऊं, तो वो मेरे बारे में मन में क्या सोच रहा है उसकी तरफ भी देखना है। अच्छा ये बताओ, सम्मान केवल तुम्हें ही चाहिए या उसको भी चाहिए? नहीं सर, सम्मान तो सबको चाहिए। क्या हम दे पा रहे हैं? पहले तो नहीं, पर अब। कौन अपने अपने सम्मान को प्रमाणित कर सकता है कि मैं इनको सम्मान दे रहा हूं? संजय, मेरी आवाज आ रही है संजय? यस सर। मुझे स्कूल में ई रिक्शा में जो बंदा लेकर आता है उसके साथ मेरा क्या संबंध है? सर वो मुझे घर से लेके स्कूल तक छोड़ा है। वो तो उसको तुम पैसे दे रहे हो। यस सर। तो संबंध क्या है? सर वो हमें टाइम पे पहुंचा पा रहे हैं स्कूल पर। और उसका तुम्हारे साथ क्या संबंध है? तुमने तो संबंध को पहचान लिया, वो समय से स्कूल आने में मेरी मदद करता है। तुम उसके लिए कैसे उपयोगी पूरक हो? तुम उसकी मदद कैसे कर पा रहे हो? सर पैसे देकर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ रही है संबंध कैसे पहचानने हैं? यस सर। मेरे स्कूल के बाहर एक चाय वाला बैठता है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है? मैं तो चाय भी नहीं पीता उससे। बताओ। कौन बताएगा? अब आ गए ना, अभी तक तो मैंने संबंधों को वो पहचाना जो संबंध मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए थे। लेकिन पेट्रोल पंप के जो पेट्रोल भरने वाले हैं, जो लोहा निकालने वाले हैं, जो पेड़ काटने वाले हैं, जो नाली साफ करने वाले हैं, जो स्कूल में सफाई करने वाले हैं, उनके संबंध को मैंने देखा, उनसे मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट था। लेकिन सामने जो चाय वाला बैठा है उससे मैं कैसे कनेक्ट हूं? मेरा कनेक्शन किसी व्यक्ति के साथ या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट। अभी तक हमने डायरेक्ट संबंधों को देखा, इनडायरेक्ट संबंध को देख लेते हैं। सामने जो अंकल जी हैं उनकी दुकान पर मैं तो चाय नहीं पीता, लेकिन हमारे स्कूल का गार्ड तो पीता होगा ना। क्या लगता है? और अगर गार्ड भी नहीं पीता तो जो स्कूल के बाहर जो सफाई कर्मचारी है, जो झाड़ू लगाते हैं सड़क के ऊपर, वो तो चाय पीते होंगे वहां पर। पीते हैं नहीं पीते? पीते ही होंगे, तभी तो दुकान खुली है। और मैंने स्कूल में देखा है, क्योंकि मैं और महेश भाई जब सुबह चाय पीने निकलते थे तो वहां कोने में एक चाय वाला था, हम वहां जाते थे। जितने भी एमसीडी के सफाई कर्मचारी थे वहां सब मिलते थे, उसके पास बैठकर सुबह चाय पीते थे, एनर्जेटिक होके वो फिर काम पे लगते थे। सफाई वाले के साथ मेरा संबंध है, सफाई वाले का संबंध चाय वाले के साथ। इसलिए चाय वाले के साथ मेरा डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो है। अगर मैं उससे चाय पीता हूं तो डायरेक्ट है, लेकिन मैं नहीं पीता तो कोई तो पीता है। वो जो पी रहा है उसके ऊपर उसके साथ चाय, उसका मेरे साथ संबंध। जो हमारे स्कूल में गार्ड है उनका मेरे साथ संबंध है। वो गार्ड का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, वो इसलिए बैठकर रक्षा कर रहा कि ताकि कोई बाहर का अवांछित व्यक्ति आके स्कूल में कोई गंदगी ना फैलाए, स्कूल में कोई पैनिक क्रिएट ना करे। अगर हम संबंध को देखते हैं, जैसे ही मैं इस सफाई कर्मचारी के साथ, वो मेरे स्कूल में झाड़ू लगा रहा है,
मैं इस रूप में देखना शुरू कर दूंगा कि अगर मैं पढ़ पा रहा हूं तो जितनी मेहनत मेरे अध्यापक की है उतनी मेहनत इसकी भी है। अध्यापक भी क्लास में तभी पढ़ा पाएगा जब क्लास में साफ सफाई होगी। अगर 6 दिन तक सफाई वाला कमरे में ना आए तो सारे टॉयलेट में स्मेल मारने लगेगी, पूरे कमरों में कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा और कूड़े में बैठेगी तो बदबू आएगी और बदबू में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति की उपयोगिता पूरकता को देखकर हम उसके योगदान को समझते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? आगे बढ़े। कोई किसी का डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। न्यायालयों में न्याय की बात पूरी नहीं हुई क्योंकि भय और प्रलोभन न्याय का आधार हो नहीं सकता। शताब्दियों से भय और प्रलोभन के आधार पर ही एक दूसरे को राजी करते रहे, पर अभी तक कोई व्यवस्था दे नहीं पाए। हम इस बात पर सहमत हो पाते हैं कि भय और प्रलोभन कोई मूल्य नहीं है, न ही संबंधों में मूल्यांकित हो पाता है। अब बाबा जी ने क्या बताया कि अभी तक भ्रमित अवस्था में मानव इस भय और प्रलोभन के कारण ही संबंध बनाता था। साथ ही न्यायालय में जब न्याय की बात होती है तो वहां भी भय और प्रलोभन न्याय का आधार हुआ होगा। भय और प्रलोभन दिखाकर, रिश्वत देकर या डरा धमकाकर जज को हमने अपने पक्ष में फैसला ले लिया होगा, लेकिन इससे न्याय तो नहीं हुआ। मैंने कुछ गलत किया, किसी ने मेरी कंप्लेंट की और मैंने पैसे भर के जज को या पुलिस को अपने हक में फैसला लिखवा लिया, हो गया, मैं छूट गया, बरी हो गया, लेकिन क्या इससे न्याय हुआ? जिस व्यक्ति को तकलीफ हुई है उसको न्याय तो नहीं मिला। यही बात बाबा जी कह रहे हैं कि न्यायालयों में भी न्याय की बात पूरी हुई नहीं क्योंकि भय और प्रलोभन न्याय का आधार नहीं हो सकता। शताब्दियों से हम एक दूसरे को भय और प्रलोभन के रूप में राजी करते हैं। जितने आक्रमणकारी भारत में आए, भारत पर कब्जा करने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, उन्होंने दो ही चीजों का सहारा लिया, भय और प्रलोभन। पहले लालच दो कि अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो फला फला राज्य तुम्हारा। अगर ऐसा नहीं होता तो डराओ धमकाओ, या तो हमारे साथ जुड़ जाओ नहीं तो तुम्हारी राष्ट्र को हम तबाह कर देंगे, तुम्हारे लोगों को मार देंगे। ये तो हो रहा था। ये सारा भय और प्रलोभन करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे, जमीन के टुकड़ों को जीतते रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बनी। व्यवस्था क्यों नहीं बनी? ये युद्ध हमेशा चलता रहा, कभी मुगलों का साथ, कभी मुसलमानों के साथ, कभी मंगोलियन आ गए, कई और शासक आ गए। उसके बाद जब आजाद भी हो गए तो आज भी युद्ध चल ही रहा है हिंदुओं का मुसलमानों के साथ, और ये युद्ध समाप्त भी नहीं होगा। अगर मैं संपूर्णता के अर्थ में देखूं, अगर पूरी पृथ्वी पर केवल हिंदू ही रह जाए तो वहां भी युद्ध नहीं रुकेगा। फिर हिंदू आपस में लड़ेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, ये लड़ेंगे। और फिर देख लो, अगर हम एक जाति के लोग ही रह जाए, मान लो पूरी पृथ्वी पर अब पहले हिंदू थे, अब हिंदुओं में भी खाली जाट रह गए, क्योंकि तगड़ी कौम बोलते हैं इनको, हिम्मती लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। मान लो इन्होंने पूरी पृथ्वी पर विजय पाली और आज पृथ्वी पर केवल एक ही जाति के लोग रह रहे हैं, जाट, तो उनमें भी झगड़ा होगा। उनमें भी उनके जो गोत्र है, डबास गोत वाले श्रेष्ठ हैं, दहिया गोत वाले श्रेष्ठ हैं, फला गोत वाले श्रेष्ठ हैं, फला गोत वाले श्रेष्ठ हैं। और मान लो
एक गोत्र का भी राज रह गया, कोई एक गोत्र उनमें से आया और पूरी धरती पर उनका राज्य हो गया, तो झगड़ा फिर भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि किसी ने भी न्याय को समझा नहीं। अगर न्याय को समझ जाते तो वो खंड खंड होकर आज एक जाति के लोग, एक वर्ग के लोग, एक गोत्र के लोग नहीं रह पाते। अगर समझ में होती तो वो हिंदू मुसलमान भी साथ रह सकते थे। समझ नहीं थी तो एक गोत्र के लोग संपूर्ण धरती पर अगर हो जाए तब भी वो शांति के साथ नहीं जी पाएंगे। कमी किस चीज की है? समझ की। अभी तक हम आधार किसको बना रहे हैं? अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए आधार हम क्या बना रहे हैं? आधार बना रहे हैं भय और प्रलोभन। जो लोग आज सनातन धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर, मुस्लिम एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, नहीं होगे एक, हो ही नहीं सकते। कारण एक ही है, समझ नहीं है। मनुष्य की ऐसी परिपाटी बन चुकी है मान्यताओं के आधार पर कि वो वस्तु को तोड़ तोड़ कर देख रहा है। और ये परिपाटी, ये जो परंपरा है, एक छोटे बच्चे में भी आ गई। आप एक छोटे बच्चे को एक खिलौना दे दो, जब तक तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, अंदर तक झांक कर नहीं देख लेगा इसमें क्या है, शांति से नहीं बैठेगा। बाबा जी तोड़ने की बात कर ही नहीं रहे, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। सह अस्तित्व का नाम ही है जोड़ना। हम इस बात पर सहमत हो पाते हैं कि भय और प्रलोभन कोई मूल्य नहीं है। सच में अगर ये मूल्य होता तो संबंधों में मूल्यांकन होता। आज संबंधों में क्या है? संबंधों में मूल्यांकन हो रहा है, संबंधों में कड़वाहट है। आज इस बात को झांक कर देखो कि जितनी तलवारें तुम्हारे घर में रिश्तों में तनी हुई है, उतनी तलवारें तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं है। जितना मन मुटाव व्यक्ति का अपने परिवार के लोगों के साथ है, इतना मन मुटाव हिंदू और मुसलमान में भी नहीं है। झांक कर देखो अपने घरों में। एक बार 2 मिनट के लिए एक हम मौन लेते हैं और सोचते हैं। सोचो जो मैंने बात की, ज्यादा टेंशन कहां पर है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर या मेरे घर में संबंधों में? कौन जवाब देगा? इसमें हैंड रेज करने का कुछ आता है क्या? हाँ, रेज हैंड, अपना हैंड रेज कर दिया करो जिसको जवाब दे। और जिसका सवाल है, देखो आप इसमें नीचे है ना ऑप्शन आया एक मेन्यू का, ये जो आपकी कॉल लाल बटन और फिर ये माइक का और वीडियो का जो है म्यूट का बटन है, इसके बराबर में जो 3 डॉट है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये रेज हैंड का आता है। रेज हैंड आपको करो जिसको जवाब देना। कौन जवाब देना चाहेगा बताइए? हाँ श्याम बताओ। सर मेरे ख्याल से हमारे घरों और संबंधों में ज्यादा दिक्कतें हैं, ज्यादा लड़ाइयाँ हैं भारत और पाकिस्तान से रिलेट करें तो। नेगी तुम्हें क्या लगता है? संजय अपना एक बार तुम अपना ना, क्या नाम था यार, तुम अपना कैमरा ऑन करो, अपनी शक्ल भी दिखाओ, मैं पहचान तो लूं है कौन संजय। संजय नेगी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्या तुम्हारा कैमरा ऑन हो सकता है? सर अभी छत पे हूँ मैं। छत पे अंधेरा है? यस सर। ठीक है, तुम बताओ, घर में ज्यादा टेंशन है रिश्तों में या भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर? सर घर में ही होगी। होगी या है, जांचना है। होगी और है में बहुत फर्क है बेटा। घर में ज्यादा झगड़े होते आपस में या भारत पाकिस्तान की सीमा पर?
हर रोज झगड़ा कहाँ हो रहा है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर या घर में? स्नेहा, स्नेहा, सर मेरे घर में अभी भी हो रहा है। किस किस का हो रहा है, तेरा और लक्ष्मी का? वही अब देखो, ये झगड़ा, इस झगड़े का मूल कारण क्या है, कभी सोचा है? कोई बता पाएगा झगड़ा जो हमारे बीच में हो रहा है क्यों हो रहा है? अभी आज हमने पूरा दिन उसी पर चर्चा की है। लक्ष्मी और स्नेहा के बीच में झगड़ा है, उसका रीजन क्या चारों का है? नाम मिल रहा हैं? रिपीट करो। रिपीट करो, किसने बोला था ये? मेरा सवाल दोबारा सुनिए। हमारे घरों में, परिवारों में, संबंधों में झगड़े हैं, इस झगड़े का मूल कारण क्या है? सर मेरे ख्याल से मूल्यों को ना पहचानना। ठीक है, ऐसा लगता है तुम्हें, कोई गलत नहीं है, ठीक है। सानवी, तुम्हें क्या लगता है, घर में जो झगड़े हैं उनका मूल कारण क्या है? क्योंकि सर सब अपने प्रिय हित लाभ की वजह से मतलब सब अपना अपना देखते हैं और फिर उसके बाद मतलब संबंधों को समझ नहीं पाते हैं, फिर इसलिए शायद लड़ाई बहुत होती है। बढ़िया, संबंधों को नहीं पहचान पा रहे हैं। बोल तो दिया कि हम भाई बहन है, लेकिन भाई बहन संबंध है क्या, ये संबंध नहीं पहचान में आ रहा है। इसी कारण सब अपने प्रिय हित लाभ में जी रहे हैं, सब अपने अपने विचारों में जी रहे हैं और सबके विचार श्रेष्ठ हैं। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 56। आज काफी चर्चा हो गई। मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं। मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मूल्य प्रमाणित होता, मूल्यांकित होता और स्वाभाविक रूप में न्याय होता। बाबा जी ही बता रहे हैं कि अभी तक मूल्य पहचाना ही नहीं गया। अगर मूल्य पहचान में आ गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, प्रमाणित होता। यानी मूल्य अगर मुझ में आता तो मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में दिखाई देता और वो प्रमाणित होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसका मतलब न्याय हुआ ही नहीं। न्याय की सबसे पहली जो सीढ़ी थी वो क्या थी? संबंधों की पहचान। संबंधों की पहचान हुई ही नहीं। जब संबंधों की पहचान ही नहीं हुई, पहली सीढ़ी पर ही नहीं चढ़े, तो बाकी की बात छोड़ दो, तो न्याय भी नहीं हुआ। न्यायालयों में फैसला होता है, न्याय नहीं। अभी वही बात हो रही थी कि मैंने फैसला तो अपने हक में करवा लिया, लेकिन न्याय हुआ या नहीं, इसको भी देखना। इन फैसलों में एक पक्ष भयवश, एक पक्ष प्रलोभनवश सहमत होता है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक शोषित, एक शोषक। शोषक जो शोषण करने वाला है, शोषित जिसका शोषण हुआ है। और इसमें जो फैसला होता है वो भयवश होता है या प्रलोभनवश ही होता है। उभय तृप्ति कभी हुई नहीं है और ना हो सकती है। न्याय को पाने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं, क्योंकि सारे फैसले भय और प्रलोभनवश होते हैं। किसी ने मेरा कुछ कर दिया तो पैसे दे दिए, ये ले पैसे, इतना अपना मुंह बंद रख। या डरा धमका के मेरे बेटे को किडनैप कर लिया, या तो तुम अपना जवाब, अपना आंसर वहां पर चेंज करो, नहीं तो बेटे को मार देंगे। तो भयवश और प्रलोभनवश फैसले हो रहे हैं न्यायालय में, न्याय नहीं हो रहा है।
वैसे जब न्याय नहीं हुआ तो उभय तृप्ति भी नहीं मिलती। उभय तृप्ति कब मिलती है? जब दोनों पक्ष संतुष्ट हो। बाबा जी जिस न्याय की बात कर रहे हैं, संबंधों को पहचानना, मूल्यों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना, अंत में उभय तृप्ति है या उभय दृष्टि है। बाबा जी ही समझा रहे हैं कि न्याय पाने में हम हमेशा असमर्थ रहे, उसके बावजूद भी विकास का दावा करते हैं। मतलब न्याय की हमने ABCD 4 स्टेप है, न्याय का हमें A तक नहीं पता, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है। तो विकास को भी देख लो किस रूप में देखा है। यहां विकास के रूप में भी बाबा जी और इन मान्यताओं में डिफरेंट है। ये विकास किसको मान रहे हैं? मैं पहले साइकिल पर चलता था, मेरे पास गाड़ी है, ये विकास हो गया। मैं पहले पैसेंजर ट्रेन में चलता था, आज मेरे पास बुलेट ट्रेन है या वंदे भारत है, विकास हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मैं घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करता था, आज मैं खुद की गाड़ी का, ट्रेन का या एरोप्लेन का यूज करता हूं, विकास हो गया। पहले मैं मिट्टी के कच्चे घरों में रहता था, गुफाओं में रहता था, आज मैं 3 BHK फ्लैट में 42वीं मंजिल पर रहता हूं, हो गया विकास। इसको विकास माना। विकास का क्या अर्थ है पहले आप सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है, यही नियति है। तो मानव में विकास की जो शुरुआत है वो न्याय से होनी है। पदार्थावस्था का विकास हुआ, प्राणावस्था आई, प्राणावस्था का विकास हुआ, जीवावस्था आई, जीवावस्था का विकास हुआ, ज्ञानावस्था आई, अब ज्ञानावस्था का विकास होना है। वो कैसे होगा? जब मानव जीव चेतना से मानवीय चेतना में जाएगा, तब विकास समझा जाएगा। जब मानव भय और प्रलोभन से हटकर, इनसे छूटकर नीति सहज न्याय से आगे बढ़ेगा, इससे मानव का कल्याण होगा, नैसर्गिकता का भी कल्याण होगा। नैसर्गिकता का अर्थ है प्रकृति का। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध है। सारे संबंध किस आधार पर है? प्रयोजन के आधार पर। प्रयोजन का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी की हर इकाई के साथ मेरी उपयोगिता पूर्वकता। उद्देश्य क्या है? यहां प्रयोजन की बात बता रहे। क्या है प्रयोजन? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, यानी स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, और सब मिलकर क्या करेंगे? सहअस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। इसके लिए प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? व्यवस्था में जीना। और व्यवस्था में जीने का मतलब क्या है? कि मानव के जीने के जितने भी आयाम हैं, 5 आयाम है जहां मानव जीता है, उन 5 आयामों में मानव की भागीदारी हो। इसको देखना, ये भागीदारी तक पहुंचने का कार्यक्रम है। पहला, भागीदारी तक पहुंचने का जो पहला स्टेप है वो समझदारी। जब समझदारी होगी, मैं न्याय को समझूंगा, मैं मानव को समझूंगा, जीवन को समझूंगा, सहअस्तित्व को समझूंगा, तो क्या होगा? मेरे अंदर ईमानदारी आएगी। जब मैं स्वयं को समझ जाऊंगा कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर के साथ जीवन भी। शरीर तो नश्वर है, मर जाना है, इसलिए शरीर के साथ संबंध नहीं है, जीवन का जीवन के साथ संबंध है। और हमने क्या समझ लिया? शरीर का शरीर के साथ संबंध। इसलिए तो पुत्र के निधन पर माता रोती है और माता के निधन पर पुत्र रोता है, क्योंकि उसने शरीर को ही मां समझ लिया। मानव मानव का संबंध है, शरीर शरीर का संबंध नहीं है। तो ये जो व्यवस्था में जीना है, 5 आयामों में जीना, पहला काम समझदारी, समझदारी के बाद ईमानदारी। मैं समझ गया, मैं ईमानदार हो गया, और जैसे ही मैं ईमानदार हो जाऊंगा, मैं अपनी भागीदारी वहां पर, जो मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझ जाऊंगा कि मुझे करना क्या है। जब उसको समझ गया, मतलब मैं क्या हूं, मैं इसमें ईमानदार हो गया, समझदार भी हो गया, ईमानदार भी हो गया। उसके बाद मुझे करना क्या है? जिम्मेदारी मेरे अंदर आ गई। अगला स्टेप क्या होगा? भागीदारी। ये फाइनल स्टेप है। भागीदारी किसके अर्थ में?
व्यवस्था के अर्थ में कौन सी व्यवस्था? प्रकृति सहज व्यवस्था, सहअस्तित्ववादी व्यवस्था। फिर जीने दो और जीने का कार्यक्रम शुरू। ये कब होगा? जब समझदारी आएगी। तो बाबा जी 5 आयाम बता रहे हैं जहां भागीदारी करनी। ये 5 आयाम कौन कौन से? पहले शिक्षा संस्कार, यानी शिक्षा और संस्कार में शिक्षा भी देनी, संस्कार भी देने। संस्कार क्या है? ये जो जागृति की परंपरा होगी यही संस्कार। अगला है न्याय सुरक्षा, यानी न्याय करेगा। न्याय का मतलब संबंधों में जिएगा, उनका निर्वाह करेगा। और फिर सुरक्षा, जब न्याय ही हो जाएगा तो सुरक्षा उसके साथ आ जाएगी। अगला है स्वास्थ्य संयम, जब हम न्याय को समझ जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो स्वास्थ्य संयम पर पैसा भी कम लगेगा। तो स्वास्थ्य संयम में भी मेरी योगदान रहेगी। फिर उसके बाद उत्पादन कार्य। अब देखो उत्पादन कार्य घटेगा। यहाँ पर लोगों को लगता है कि उत्पादन कार्य बढ़ेगा। हमारी मूर्खता के कारण ही उत्पादन कार्य, कितना भी पैदा कर लो उतना ही कम, कितना भी पैदा कर लो उतना ही कम। क्यों? एक हवस है मेरे अंदर सामान को इकट्ठा करने की। जब शिक्षा संस्कार से ये मानवीय शिक्षा मेरे अंदर आ जाएगी, न्याय सुरक्षा से संबंधों का निर्वाह होने लगेगा, सब सुरक्षित हो जाएंगे, स्वास्थ्य सबका ठीक हो जाएगा, तो उत्पादन कार्य अपने आप घट जाएंगे। क्योंकि यह गुड नाइट बेटा, बाय, लव यू। उत्पादन कार्य, यहाँ उत्पादन कार्य में भी देखना है, उत्पादन कार्य भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे। जब मानव जो है न्यायवश जी पाएगा, समझेगा, समझदार हो जाएगा, तो उसके लिए गेहूं से बनी रोटियां सफिशिएंट होगी। एक दो डिशेस और बना सकता है, लेकिन गेहूं से मैदा बनाकर शरीर के लिए हानिकारक वस्तुएं नहीं बनाएगा। ये जो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर की जो परंपरा ये समाप्ति हो जाएगी। क्यों? मानव समझदार हो गया, वो समझ गया है कि ये मेरे शरीर को खराब कर रही है। तो इनका अपने आप देखो कितना, इनको बनाने में कितनी गैस लगती है, कितने संसाधन लगते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारा एक प्रश्न उठना लाजमी है। अगला विनिमय कोष है, ये एक्सचेंज है। विनिमय कोष का मतलब है मेरे घर पर आवश्यकता से जो ज्यादा सामान है मैं वहां पर वो जमा करूंगा, उसका श्रम मूल्य के आधार पर मुझे पेमेंट मिलेगा। या वहां विनिमय कोष, उसको एक्सचेंज बोला है। मेरे घर पे गेहूं मेरी समृद्धि है, आवश्यकता से ज्यादा मैंने गेहूं का उत्पादन किया है और मुझे आलू चाहिए। या मैं ये कहूं कि अपने खेत में मैंने सारी सब्जियां और अन्न उगा लिया है तो मुझे कपड़ा चाहिए, तो मैं विनिमय कोष में जाऊंगा, वहां पर गेहूं दूंगा और वहां से कपड़ा ले लूंगा। वो जो कपड़े वाला जिसने कपड़े का निर्माण किया है उसको भी तो गेहूं चाहिएगा ना, वो विनिमय कोष में जाएगा, कपड़ा देगा और गेहूं ले लेगा। तो ये 5 आयाम हैं जहां मानव जीता। शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष। जब मानव समझदार हो जाएगा तो मानव इनमें भागीदारी करेगा। यहां तक का आज हमारा अध्ययन था। समय लगभग 10:10 होने को है। किसी भी बच्चे का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अन्यथा इस अध्याय को, इस पेज को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।